प्यार लोगों से वो करवा सकता है जिसकी वो कभी कल्पना भी नहीं करते। प्यार दुनिया की सबसे खूबसूरत चीज है। आज मूवी स्ट्राइप सुनाने जा रही है एक ऐसी कहानी जहाँ एक लड़की एक लड़के से बेशुमार प्यार करती है, लेकिन फिर भी किन्हीं वजह से उसे रोजाना अपने प्यार को भूलना पड़ता है। वो उसे रोजाना मुलाकातें भी करती है, मगर चाह कर भी अपना नहीं बना पाती। आखिर ये सब उसके साथ क्यों हो रहा था? उसकी कहानी जानकर आपकी भी आंखें नम हो जाएंगी और बार बार खुद से एक ही सवाल करेंगे कि आखिर क्यों सच्चे प्यार करने वाले की राह कांटों से भरी होती है। तो सुनने वाले हैं 2022 की जापानीज मूवी इवन इफ दिस लव डिसअपियर्स फ्रॉम द वर्ल्ड टुनाइट, डायरेक्टर ताकाहिरो मिकी, और 7.1 की उम्दा IMDb रेटिंग काफी है बताने को कि ये कहानी इतनी खास क्यों है। दोस्तों, ढेर सारा प्यार और सपोर्ट मूवी स्ट्राइप को देते रहे ताकि मैं फ्यूचर में भी आप सभी के लिए कहानियां लाती रहूं, कहानियां सुनाती रहूं। चलिए सुना जाए। माउरी, जो कि सभी मायनों में एक आम लड़की की तरह ही थी, लेकिन एक दुर्घटना में उसकी याददाश्त कमजोर हो जाने के चलते कई सालों से इससे जूझ रही है। माउरी रोजाना जब सोकर उठती है तो अपने बीते दिनों की सभी यादें को खो बैठती, जिस वजह से उसके कमरे में उसे हर एक चीज याद दिलाई रखने के लिए ढेर सारे नोट्स चिपके हुए हैं। सबसे पहले उठते ही सामने उसके एक्सीडेंट और याददाश्त चली जाने के बारे में लिखा है। फिर अगले नोट में लिखा है इस एक्सीडेंट के बारे में बस उसके माँ बाबा और उसकी बेस्ट फ्रेंड इजुमी को मालूम है। फिर सभी चीजों के जानने के लिए उसे उसकी लिखी डायरी पढ़नी है। आज वो क्या पहनेगी पिछली रात ही तय हो चुका होता है। माउरी के इस एक्सीडेंट को 3 साल गुजर चुके हैं, मगर एक रोज जब माउरी सोकर उठी तो उसकी जिंदगी बदल चुकी थी। उसे बिना अपनी किताबें को खोले पिछले दिन की सारी बातें याद थी। अपने माँ बापा को भी उसने ये बात बताई। कुछ देर के लिए तो उन्हें अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ। अब माउरी को चेकअप करवाने डॉक्टर के पास ले जाया गया। अभी इतनी जल्दी नतीजे पर नहीं पहुंचा जा सकता, लेकिन माउरी की याददाश्त में धीरे धीरे सुधार हो रही है। ये सुनकर उन्हें बड़ी राहत मिली, क्योंकि माउरी जिन चीजों से जूझ रही है वो कितना कष्टदायक है। आखिर कौन ही अपनी जिंदगी के सुहाने पलों को भूलना चाहेगा? क्या बीती होगी उस शख्स पर जो सुबह उठे और यही भूल जाए कि बीती रात उसके साथ क्या हुआ था। वाकई ये किसी चमत्कार से कम नहीं था। माउरी ने ये बात अपने बेस्ट फ्रेंड इजुमी को भी बताई, लेकिन इजुमी को ये बात सुनकर वैसी खुशी नहीं हुई। पर क्यों? खैर, इसके बाद माउरी और उसकी माँ मिलकर कमरे में चिपके सारे नोट्स निकाल रहे हैं। इतने में माउरी को शेल्फ में किताबों के बीच छुपा एक स्केच बुक दिखा। अब माउरी और इजुमी कैफे में बैठे हुए हैं। इजुमी ने उसे उसकी वापस आई यादों के बारे में पूछा, जिस पर माउरी ने कहा, मुझे कल के दिन की बातें याद है और उसके आगे की जब मैं हाई स्कूल में थी, और अब ऐसा लग रहा है कि 3 साल गुजरकर एक हाई स्कूल स्टूडेंट से अचानक बड़ी हो गई हो। फिर इजुमी ने पूछा, क्या तुम्हारी खोई यादें वापस आएंगी कभी? पता नहीं, मैंने अपने डायरी पर पिछले 3 साल की सारी चीजें लिखकर तो रखी है, मगर मेरी यादों में वो सारी चीजें कहीं नहीं है। और फिर उसने अपनी उसी स्केच बुक से एक लड़के की स्केच दिखाकर पूछा, ये कौन है? क्या तुम इसे जानती हो? अचानक इजुमी के चेहरे के हाव भाव बदल गए और बोली, हाँ, गर्मी की छुट्टियों में से कई बार मैंने लाइब्रेरी में देखा है। पर माउरी नहीं समझ पा रही कि उसने उसकी एक नहीं काफी सारे स्केचेस क्यों बनाई है। इजुमी ने उसकी परेशानी दूर करते हुए कहा, तुम्हें किसी लड़के की स्केच बनानी थी तो इसीलिए मैंने इससे जाकर बात की थी। क्या मैंने डायरी में इसके बारे में लिखा होगा? खैर, मुझे खुशी हुई जानकर कि तुम्हें ये लड़का याद है, माउरी ने कहा। लेकिन इजुमी कुछ परेशान लग रही है, जैसे वो इससे बहुत कुछ ज्यादा जानती हो। इसके बाद इजुमी ने अपने घर पर रखा एक बक्सा निकाला जिसमें रखी है एक डायरी, और उसे निकालकर वो पढ़ने लगी। वहीं दूसरी तरफ माउरी पेंटिंग बना रही होती है, लेकिन उसका ध्यान स्केचबुक पर बने उसी लड़के की स्केच पर है। आखिर कौन है ये? इजुमी के उस डायरी के पढ़ने के साथ कहानी हमें अतीत के उन्हीं लम्हों में ले जाती है जब माउरी पहली बार उस लड़के से मिली थी। क्लास में बैठी माउरी के पास वो लड़का आया। उसका नाम तोरू है। आज तोरू ने क्लास में सरेआम माउरी को प्रपोज किया, लेकिन वो उससे प्यार नहीं करता, बल्कि ये उसके क्लास के कुछ बदमाश लड़कों के द्वारा दिया गया एक टास्क था, जिसे करके ही वो रैगिंग से बच सकता है और अपने दोस्त को भी बचा सकता है। वरना तोरू एक बहुत ही जिम्मेदार और मेहनती लड़का है, जो अपनी माँ के गुजर जाने के बाद शराबी पिता को संभालने के साथ साथ घर का पूरा खर्चा भी उठाता है। उसके पापा एक लेखक है, लेकिन एक नाकामयाब लेखक, और इसीलिए वो शराब में डूबे रहते हैं। अगले दिन कॉलेज में तोरू के माउरी के प्रपोज करने की एक वीडियो वायरल हो गई, और ये काम उन्हीं बदमाश लड़कों का है। जैसा कि माउरी ने अगले दिन उससे मिलने का वादा किया था,
वो उसे हंसते हंसते मिलने आई, पर तोरू ने उसे सब कुछ सच सच बता दिया कि ये सब उसने अपने बुली होते दोस्त को बचाने के लिए किया था। माओरी कॉलेज में काफी मशहूर है। उन लड़कों को लगा था कि वो मना कर देगी और फिर वो उसका मजाक बनाएंगे, लेकिन दाव उल्टा चल गया। अब तोरू ने उसे माफी मांगी, क्योंकि पूरा कॉलेज इस बारे में जान चुका है। माओरी ने कहा, इससे बेहतर है क्यों ना हम एक फेक रिलेशनशिप में रहे। तोरू भी हैरान रह गया। ऐसा नहीं है कि उसे माओरी पसंद नहीं, सभी माओरी को कॉलेज में जानते हैं, लेकिन माओरी का उसके साथ इस फेक रिलेशनशिप में आना ये उसे चौंका देता है। खैर, उसने भी हामी भरी और 3 शर्तों के साथ उनका फेक कपल बनकर रहना तय हुआ। तो माओरी के फेक बॉयफ्रेंड बनने की 3 शर्तें हैं। सबसे पहली शर्त, स्कूल खत्म होने तक हम दोनों बात नहीं करेंगे। दूसरा, हम रिलेशनशिप को जितना सिंपल हो सके उतना रखेंगे। और तीसरा और सबसे ज्यादा जरूरी, तुम्हें मेरे प्यार में नहीं पड़ना। और शायद ये आखिरी शर्त में ही तोरू अपना दिल दे बैठा था। इसके बाद इस नकली रिश्ते को असली जैसा बनाने के लिए माओरी तोरी से जुड़ी सारी बातों को एक नोटपैड पर लिखा करती, जैसे उसे क्या पसंद है, उसकी हॉबीज क्या है, उसका जन्मदिन, उसकी पसंदीदा चीजें, परिवार में कौन कौन है, सब कुछ। तोरू को पहले पहले ये सब चीजें अजीब लगी, लेकिन रोज उसे नोटपैड पर लिखा करता देख उसके लिए नॉर्मल हो गया। ऐसे समय गुजरता गया। दोनों हमेशा स्कूल के बाद मिला करते और बातें करते करते धीरे धीरे माओरी तोरू के बारे में जानने लगी। एक दिन माओरी तोरू को अपने बेस्ट फ्रेंड इजुमी से मिलवाती है। अच्छी दोस्त होने के नाते इजुमी माओरी के लिए थोड़ी प्रोटेक्टिव है, इसीलिए पहले तो उन दोनों के बीच नहीं बनती। लेकिन जब इजुमी को मालूम पड़ा कि तोरू की भी पसंदीदा लेखिका निशिकावा फूमियो है, तो वो पल में उसकी अच्छी दोस्त बन जाती है। यहाँ भी माओरी अपने नोटपैड पे तोरू के बारे में लिख रही है। तोरू को अब भी माओरी की याददाश्त के भूल जाने की बात नहीं पता है। एक और सुबह हुई और माओरी फिर से सारी बातें भूल बैठती है। आज भी उसके माँ बाबा हर रोज की तरह माओरी को उसके एक्सीडेंट, उसके याददाश्त के चले जाने की बातें याद दिला रहे हैं, जो वो पिछले 3 साल से कर रहे हैं रोजाना। माँ माओरी को उसके याददाश्त चले जाने के बाद कॉलेज में सबसे छुपा कर रखने को कहती है, ताकि कोई भी गलत इंसान उसका फायदा ना उठा ले। साथ ही उन्हें माओरी पर गर्व भी है कि उसने अपनी जान की फिक्र ना करते हुए एक बच्चे की जान बचाई थी। आज माओरी की तोरी के साथ पहली डेट है। माओरी सुबह उठकर अच्छे से तैयार हो जाने के बाद अपनी डायरी खोलकर तोरू से जुड़ी हर उस बात को पढ़ती है जो उसने सोने से पहले लिखी थी, और अपने फोन पर सबसे पहले दिन की खींची तस्वीर को देख तोरू को पहचानती है। दोनों आज पिकनिक डेट पर है। तोरू अपने साथ एक खाने की टोकरी लाया है। माओरी ने कभी इसका जिक्र डायरी में नहीं किया। उसने पूछा, पहले तो कभी ये मैंने नहीं देखा। जिस पर तोरू बोला, हाँ, ये मेरी बड़ी बहन ने बाजार से खरीदा था और हमारे पास घर पर ऐसा एक ही है। बड़ी बहन की बात सुनकर माओरी घबरा गई, क्योंकि उसकी डायरी में तोरू की बड़ी बहन का कभी जिक्र नहीं है। माओरी बोली, बड़ी बहन? लेकिन तुमने तो कहा था कि तुम बस अपने बाबा के साथ रहते हो। पर माओरी को बाद में ये जानकर राहत मिली कि ये बात भी तोरू उसे पहली बार बता रहा है। तोरू आज अपने हाथों से बना खाना लाया है माओरी के लिए, जिसे देखकर वो काफी खुश हो गई। तुम्हें तो घर का सारा काम आता है। हाँ, माँ के गुजर जाने के बाद घर का सारा काम मैं कमती उम्र से ही करने लगा था। ढेर सारी बातें करते और खिलखिलाती धूप की गर्माहट में माओरी की वही आंख लग गई। तोरू किताब पढ़ता हुआ उसके उठने का इंतजार करने लगा, मगर उसे क्या पता था कि माओरी के उठने के बाद सब कुछ बदल जाएगा। अब माओरी नींद से जागी और सामने तोरू को देख वो पूरा घबरा गई। किसी अनजान शख्स की तरह बर्ताव करने लगी और हड़बड़ी में माफी मांगते हुए वहां से भाग गई। अपनी दिमागी बीमारी की वजह से सोकर उठने के बाद वो अभी अभी घटी सारी चीजें भूल बैठी है। इसमें ना डरी सहमी माओरी की गलती है और ना उसकी बीमारी से अनजान तोरू इसका गुनहगार था। माओरी ने फौरन इजुमी को फोन किया। उसने उसे बैग में रखी उसकी डायरी पढ़ने को कहा, जिसके बाद उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। इतने में तोरू भी उसे ढूंढता हुआ वहां आ पहुंचा और अब की बार उसने तोरू को अपनी याददाश्त खोने की बीमारी के बारे में सब कुछ बता दिया। माओरी बोली, हाई स्कूल में हुए उस हादसे के बाद से मुझे कुछ याद नहीं रहता। हर सुबह मैं उठती हूँ जैसे मैं कोई एक नई इंसान हूँ। उसने तोरू से माफी मांगी, बीमारी का पता होने के बाद भी उससे सच छुपाकर इस झूठे रिश्ते में आने के लिए। अब वो इस रिश्ते को यही खत्म कर देना चाहती है। तोरू बोला, तुम्हें माफी मांगने की जरूरत नहीं है, मैंने भी तो झूठ कहा था और तुम्हें ये रिश्ता भी खत्म करने की जरूरत नहीं है। तुम सोकर उठने के बाद पिछली सारी बातें भूल जाती हो ना, तो आज हमारे बीच यहाँ जो कुछ भी हुआ तुम इसे अपनी डायरी में मत लिखना। मैं नहीं चाहता कि तुम ये सब पढ़कर दुखी हो।
तोरू की बातें सुनकर माओरी हैरान थी। तुम्हें मेरी बीमारी से कोई दिक्कत नहीं है? जिस पर तोरू ना में सर हिलाता है। नहीं, मुझे तुम्हारे साथ समय बिताना अच्छा लगता है। मैं जितना खुश तुम्हारे साथ रहता हूँ, शायद ही उतना किसी और के साथ रह पाऊंगा। उस रात माओरी फिर से आज के सारे दिन की बातें लिख रही है, जिसमें उसने तोरू को अपनी बीमारी की बात भी लिखी है। लेकिन कुछ सोचने के बाद उसने वो पन्ना फाड़ दिया। साफ है, उसे भी तोरू के साथ अच्छा लगता है। अब यहाँ से तोरू को सच पता था, लेकिन माओरी अनजान है कि तोरू सब जानता है। तोरू वो सारी चीजें करता है जो माओरी को पसंद थी। उसकी पसंद की जगह, उसकी पसंद का खाना और इन खूबसूरत यादों को माओरी कभी ना भूले, जिसके लिए वो हर चीज की तस्वीरें और वीडियो लेती है। अगले दिन एक मॉल में इज़ुमी अपनी उसी पसंदीदा लेखिका निशिकावा का ऑटोग्राफ ले रही है। तभी तोरू को भी वहां देख उसने उसे चिल्लाकर बुलाया और उसी वक्त निशिकावा ने भी तोरू को उसके नाम से पुकारा। और ये देखकर तो इज़ुमी के चेहरे के 12 बज गए। आखिर निशिकावा तोरू को कैसे जानती है? दरअसल निशिकावा ही तोरू की बड़ी बहन है और ये सुनना इज़ुमी के लिए किसी सपने से कम नहीं था। अब माओरी की बात उठने पर इधर इज़ुमी को भी पता चल गया कि माओरी की बीमारी के बारे में अब तोरू भी जान चुका है। मगर तोरू ने ये बात उसे बताने से मना किया। माओरी के लिए तोरू का इतना हमदर्द होना और उसका प्यार झलकना इज़ुमी को काफी अच्छा लगा और वो अपने दोस्त के लिए काफी खुश थी। यहाँ तोरू भी अपनी बड़ी बहन से मिलता है। आज निशिकावा जिस जगह पर है उसमें तोरू का बहुत बड़ा हाथ है। उनके माँ के गुजर जाने के बाद निशिकावा ने पूरे घर को संभाला, लेकिन खालीपन उसके दिल में घर कर चुका था और उसी से बाहर निकलने के लिए उसने किताबों को अपना सहारा बना लिया। हालांकि उसके बाबा तब भी नोवेल लिखा करते थे। छोटे से तोरू ने देखा है अपनी बड़ी बहन के कष्ट और ख्वाहिशों को। दिन गुजरते गए और तोरू बड़ा होता गया। एक दिन उसने निशिकावा को सबसे छुपकर नोवेल लिखते देखा। समझदार तोरू ने बड़ी बहन को आगे बढ़ने के लिए उस घर की पूरी जिम्मेदारी अपने सर पर ले ली। एक दूसरे को समझना, सहारा देना, यही रिश्तों की नींव है। अब उसकी बड़ी बहन को भी माओरी के बारे में पता चला। तोरू किसी ऐसी लड़की को पसंद करता है। ये जानकर वो भी अपने भाई के लिए खुश है कि वो माओरी को इतना चाहता है कि उसका हर एक दिन खुशियों से भर देना चाहता है। लेकिन माओरी को खुश रखने के लिए अपना भी ख्याल रखना बहुत जरूरी है, उसने तोरू से कहा। अब तोरू माओरी से मिलने आया। माओरी के साथ इज़ुमी भी है। इज़ुमी उन दोनों की बातें, उनकी हरकतों को नोटिस कर रही है। अब उसने अकेले में तोरू से कहा, सब कुछ जानकर भी तुम माओरी के साथ रहने के लिए तैयार हो, मुझे ये लगा नहीं था। इज़ुमी को माओरी के लिए चिंता सताती रहती है, कहीं उसे धोखा ना मिले। कुछ दिनों बाद आज तोरू की बहन को बेस्ट राइटर का अवार्ड मिलने वाला है। उसी का शो आज टीवी पर आएगा और इसे सेलिब्रेट करने के लिए तोरू इज़ुमी के साथ माओरी के घर पहुंचा। ये पहली दफा है जब तोरू माओरी के घर आया है। वहाँ उसकी नजर माओरी के बैग पर गई, जिसमें उसी का दिया हुआ कीचेन लगा है, जिसे देखकर तोरू काफी खुश हो गया। मगर अफसोस, उसे ये सब कुछ भी याद नहीं, क्योंकि वो इसे अपनी डायरी में लिखना भूल गई थी। तोरू को काफी बुरा लगा और वो वहाँ से जाने लगा। मगर तभी इज़ुमी उसे रोकते हुए बोली, तुम्हें तो इन सारी चीजों का पता है, इसके लिए तो तुम्हें तैयार रहना चाहिए। तुमने ही कहा था ना कि तुम उसका हर दिन खुशियों से भर दोगे और अब भागना चाहते हो। फिर इज़ुमी ने तोरू को माओरी की लिखी उन सारी डायरी और नोट्स को दिखाए, जिसे उसे रोज देखकर हौसला बढ़ाना पड़ता है। इतना होने के बाद भी वो चेहरे पर मुस्कान लिए रहती है। इन्हें देखकर तोरू की आंखें छलक उठी। उसे एहसास हुआ कि जहाँ दुनिया भर के लोग सुबह उठकर अपने अगले दिन के कामकाज में लग जाते हैं, वहीं बेचारी माओरी को शुरू से सभी बातों को याद करने में घंटे लगाने पड़ते हैं। तोरू को अपनी नासमझी का एहसास हुआ और फिर वो वहाँ से नहीं गया। उसने उसके साथ वो पल बिताए, टीवी पर निशिकावा के अवार्ड शो देखते हुए। अब तोरू घर आ गया। यहाँ घर पे भी तोरू के पिता शो देख रहे होते हैं। आज उन्हें पता चला कि निशिकावा एक लेखिका बनने के लिए घर से भागी थी। मैं ना एक अच्छा लेखक बन सका, ना ही अच्छा पिता, मुझे माफ कर दो, और रोने लगा। तभी अचानक इतने सालों बाद निशिकावा अपने घर आई। उसने भी अपने पिता को संभालते हुए कहा, आप कहीं से भी बुरे पिता नहीं है। मुझे लिखने की प्रेरणा आपसे ही मिली है। कैसे आप माँ के लिए लिखा करते थे, क्योंकि उन्हें पढ़ना पसंद था। आपने हमें बहुत अच्छे से पाला है, शिक्षा दी है। हमने आपको मेहनत करते हुए देखा है और हम खुश हैं कि आप हमारे पिता हैं। सारे गिले शिकवे उस रात खत्म हो गई और एक नई सुबह हुई। माओरी की माँ अपनी बेटी के लिए शहर के सबसे बड़े आर्ट कॉलेज मुसाशिनो यूनिवर्सिटी का एडमिशन फॉर्म लाई है। उसे पेंटिंग बनाना बहुत पसंद है, लेकिन माओरी ने ये कहते हुए साफ मना कर दिया कि मैं अभी इसके लिए तैयार नहीं हूँ।
अब तोरू और माउरी एक साथ लाइब्रेरी में है। माउरी को अपने मिडिल स्कूल में बेस्ट ड्राइंग का अवार्ड भी मिल चुका है। ये सुनकर तोरू को बुरा लगा। वो जानता है कि माउरी क्यों आर्ट कॉलेज नहीं जाना चाहती। फिर उसने माउरी को प्रोसीड्यूरल मेमोरी यानी मसल मेमोरी के बारे में बताया, जिसमें जो चीज हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में करते हैं वही हमारी ऑटोमेटिक आदत सी बन जाती है और फिर इसमें हमारे दिमाग का कोई जोर नहीं लगता, बल्कि ये आदतें हमारे दिमाग की जगह मसल्स कंट्रोल करने लगती है। इसमें दिमाग के डायरेक्शन की कोई जरूरत नहीं पड़ती, जैसे कि साइकिल चलाना, जूते के फीते बांधना, लिखना या पियानो बजाना। उसने माउरी को भी रोजाना ड्राइंग बनाने को कहा ताकि ये उसकी आदतों में शामिल हो जाए और फिर ये उसकी ब्रेन मेमोरी की जगह मसल मेमोरी का एक पार्ट बन जाए। और माउरी ने स्केच बनाने के लिए चुना भी तो किसे? तोरू को। वो रोज उसकी स्केच बनाती, कभी सामने बैठकर, कभी मोबाइल में उसकी तस्वीर देखकर। हर सुबह माउरी एक आशाहीन नींद से जागती, एक कोरा कागज, लेकिन तोरू उसकी इस आशाहीन जिंदगी में एक आशा की किरण बनकर आया है। वो उस कोरे कागज में कहानी लिखता, उसका हर दिन खुशियों से भर देता, जिसके कंधे पर माउरी सर रखकर सुकून महसूस करती है। शायद उसे वो चाहने लगी है। अब ऐसे दिन गुजरने लगे। आज शहर में आतिशबाजी फेस्टिवल है। सभी लड़कियों की तरह माउरी भी ट्रेडिशनल ड्रेस पहनकर तोरू से मिलने पहुंची। माउरी इन कपड़ों में बेहद खूबसूरत दिख रही है कि तोरू की नजर नहीं हट रही। उसने उसका दिया हेयर पिन भी पहना है। अब माउरी ने तोरू का हाथ पकड़ लिया और उसके साथ आतिशबाजी देख ही रही है कि अचानक से वो रोने लगी। वो मन में सोचने लगी, ये खूबसूरत कीमती पल, उसके हाथों की ये गर्माहट मैं कभी अपने यादों में संजो कर नहीं रख सकती। मैं तोरू का हाथ हमेशा के लिए पकड़े रखना चाहती हूँ, लेकिन उसे कभी प्यार नहीं कर पाऊंगी क्योंकि उसे तोरू को खोने का डर सताता है कि एक दिन कभी उसे मैं भूल ना जाऊं। रोते रोते माउरी की दिल की बातें सुबह पर आ गई। मैं ये नहीं भूलना चाहती, मैं तुम्हें नहीं भूलना चाहती। तोरू ने उसके आंसू पोंछते हुए कहा, मैं कभी भूलने नहीं दूंगा, हमेशा तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा। और इसी के साथ माउरी ने माफी मांगते हुए अपनी तीसरी और आखिरी शर्त तोड़ने को कहा कि कभी मुझसे प्यार मत करना। तोरू ने कहा, ये शर्त तो ना जाने मैंने कब का तुमसे प्यार करके तोड़ चुका हूँ। और फिर दोनों ने एक दूसरे को प्यार से चूम लिया। इसके बाद दोनों ने साल के बाद साल हर मौसम को साथ में बिताया। अब कुछ दिनों बाद ग्रेजुएशन डे आया। माउरी बेहद खुश है। आखिरकार उसने आर्ट में अपना डिप्लोमा पूरा कर लिया है। वो इसके लिए इजुमी को धन्यवाद देते हुए कहती है, तुम्हारे बिना शायद ही मैं कभी यहाँ तक पहुँच पाती। मगर हैरत की बात है कि यहाँ ना तो तोरू उनके साथ है और ना ही माउरी को तोरू का कोई ख्याल है, जैसे वो उसकी जिंदगी का कभी हिस्सा था ही नहीं। उल्टा तोरू की दी हुई की चेन आज माउरी की बैग की जगह इजुमी के बैग पर लटकी हुई है। मगर ये सब हुआ कैसे? वो दोनों तो एक दूसरे से प्यार करते थे और ये की चेन तो माउरी के पास होनी चाहिए। आखिर ये सब क्या हो रहा है? कहानी अतीत में दिखाती है। माउरी आर्ट में डिप्लोमा कर रही है। इजुमी और तोरू एक साथ है। इजुमी तोरू का धन्यवाद करती है उसका साथ कभी न तोड़ने के लिए। माउरी की सच्ची दोस्त होने के नाते वो माउरी और तोरू को साथ देखकर बेहद खुश थी। मगर अगले ही पल गम के बादलों ने उन्हें घेर लिया जब तोरू ने इजुमी को उसके खराब चल रही तबीयत के बारे में बताया। कुछ दिनों से उसकी तबीयत सही नहीं चल रही। डॉक्टर ने उसे कुछ चेकअप के लिए कहा है। यह चेकअप बिल्कुल वैसा ही है जैसा कि उसकी माँ को हुआ था। उसकी माँ को भी दिल की बीमारी थी और तोरू को डर है कि कहीं उसे भी वही बीमारी तो नहीं। वो नहीं चाहता कि माउरी ये दुख बर्दाश्त करे, रोज अपनी डायरी खोले और किसी ऐसी इंसान के लिए रोए जो उसे याद तक नहीं है। अगर मुझे कुछ भी हो जाता है तो तुम माउरी की सभी नोट्स उसकी डायरी से मेरा नामो निशान मिटा देना, ताकि मैं उसकी यादों में ना बना रहूं, क्योंकि एक्सीडेंट से पहले तो दोनों नहीं मिले थे। इजुमी तोरू की बात सुनकर हैरान है। उसे समझ नहीं आ रहा कि वो क्या जवाब दे। इस बात को एक दिन ही बीता था कि अगले दिन तोरू की बड़ी बहन का कॉल इजुमी को आया और जिस खबर की उम्मीद वो नहीं रखना चाहती थी वही हुआ। तोरू चल बसा। इजुमी के होश उड़ गए। वो अकेले इस दर्द को झेल नहीं पा रही और वो तुरंत माउरी को लेकर तोरू के अंतिम संस्कार पहुंची। आज माउरी ने डायरी बिल्कुल भी नहीं पढ़ी थी। वो बस जल्दी जल्दी में इजुमी के साथ वहां पहुंच गई। तोरू की फोटो पहली बार ही देखकर उसकी आंखों से आंसू अपने आप बहने लगे। वो समझ नहीं पा रही कि जिस लड़की की कोई यादें ही उसके दिमाग में नहीं है, उसके लिए वो रो क्यों रही है। ऐसा लग रहा है मानो उसका कोई अपना चला गया हो। इजुमी ने माउरी को सब कुछ बता दिया ताकि आखिरी बार वो अपने प्यार के लिए उसकी मौत पर आंसू तो बहा सके। जिस शख्स ने उसकी बेरंग दुनिया में रंग घोले थे वो अब से उसके साथ नहीं होगा।
अब यहाँ माउरी ने भी फैसला किया कि वो आज से नहीं सोएगी। वो तोरू की याद को खुद से जुदा नहीं करना चाहती, मगर ये सोच सोच कर उसकी तबीयत और खराब होने लगी। उधर इज़ुमी तोरू की बहन से मिलने आई है और उसने भी अपने भाई की आखिरी इच्छा बताई। तोरू मरने से पहले चाहता था कि वो माउरी की यादें खुशियों से भरे, ना कि गमों से। उसे अपने से ज्यादा उसकी फिक्र रहती थी और इसके लिए उसे उसकी यादों से, उसकी जिंदगी से भी गायब हो जाना मंजूर है। बेचारी इज़ुमी करे भी तो क्या करे। उसने एक अच्छा दोस्त पहले ही खो दिया, अब माउरी को भी नहीं खो सकती। इसलिए उसने तोरू से जुड़ी सभी चीजों को माउरी की जिंदगी से निकाल फेंका। उसकी डायरी में जहाँ जहाँ तोरू मौजूद था, वहाँ वहाँ इज़ुमी का नाम लिखा गया। पुराने फोन को बदलकर नया फोन रखा गया। उसके कमरे से वो सारे पुराने नोट्स हटाकर नए नोट्स चिपकाने लगी कि तभी माउरी को एक छोटा सा नोट मिला जिसमें लिखा है, तोरू को कभी मत भूलना। इज़ुमी की आंखें छलछलाने लगी। वो जोर जोर से रोती है। जिस इंसान के साथ माउरी ने पलों को जिया है, उसे एक पल में मिटा देना, ये उसके लिए बहुत भारी है। कहानी अब आज में आ गई। अब तक इज़ुमी माउरी की वही डायरी जो वो उसके घर से ले आई थी उसे ही पढ़ रही थी, पर अब वो ये झूठ का बोझ और नहीं उठा सकती। भले ही माउरी की डायरी में, उसके दिमाग में अब वो मौजूद नहीं है, लेकिन दिल के किसी कोने में तोरू अब भी बसा है। उसने माउरी की वही डायरी उठाई और हकीकत से वाकिफ करवाने के लिए उसके घर पहुंची, लेकिन कमरे में जाकर उसकी आंखें खुली की खुली रह गई। कमरा चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ तोरू की पेंटिंग से ही भरी है, जिसे माउरी ने बनाया है। यहाँ तक कि अभी भी वो तोरू की ये एक नई स्केच बना रही होती है। माउरी ने कहा, मुझे पता नहीं सिर्फ इसकी पेंटिंग क्यों बनाती हूँ, मेरे हाथ खुद ब खुद उसकी एक एक चीजों को बखूबी से बनाने लगता है, जैसे मेरे हाथों को ये याद हो, मानो ये चेहरा मेरे शरीर के रोम रोम में बसा हुआ हो। ना जाने इससे क्या वास्ता है मेरा। इज़ुमी ने अब रोते हुए माउरी से माफी मांगी और तोरू से जुड़ी उसकी सभी यादें उसे सौंप दी, जिसे पढ़कर माउरी तोरू के साथ बिताए हर पलों को याद कर एक बार फिर से उस पलों को जीने लगी। कैसे वो पहली बार मिले थे, कैसे उन्होंने एक दूसरे से प्यार का इजहार किया था, कैसे वो तोरू के साथ खुश थी, वो सब कुछ। वो पहले दिन उसका प्रपोज करने से लेकर उसके मरने तक की यादें। जब तोरू ने उसे प्रपोज किया था तब उसने इसीलिए हाँ कहा था क्योंकि वो भी अपनी जिंदगी में कुछ नया चाहती थी, देखना चाहती थी कि इस नई चीज को वो कैसे आगे लेकर जा सकती है और ये कहाँ तक उसे ले पहुँचता है। लेकिन धीरे धीरे तोरू उसके लिए अच्छी यादें बनाने लगा, जिसके लिए कभी कोई कल था ही नहीं। उसने उसे जीने की वजह दी, उसे आगे बढ़ने का हौसला दिया। अब अगले दिन माउरी ने तोरू की समाधि पर जाकर प्रार्थना करने के बाद तोरू की बड़ी बहन से बातें की। उसने माफी मांगा तोरू को ना याद रख पाने के लिए। उसकी बहन बोली, कोई बात नहीं, एक दिन तोरू भी सबके लिए एक अतीत बनकर रह जाएगा और उसे भूलने लगेंगे, पर तुम्हें जीना है और तुम अपने आने वाले कल को अनदेखा मत करो। माउरी ने शुक्रिया कहते हुए कहा, हाँ आप ठीक कहती है, फिर भी अगर हर कोई उसे भूल जाए तो भी मैं उसके साथ कुछ कीमती चीज़ों को धीरे धीरे वापस लाना चाहती हूँ, क्योंकि वो मुझ में हमेशा रहेगा। अब उसी पिकनिक स्पॉट पर इज़ुमी और माउरी आए हैं और इस बार खाना माउरी बनाकर लाई है। मैं अब आर्ट कॉलेज में एंट्रेंस एग्जाम देने के लिए तैयार हूँ। इज़ुमी भी ये बात सुनकर खुश हो गई। इसके बाद माउरी की आंखें लग गई और सपने में उसने तोरू के साथ बिताए वही पल देखे जब वो नींद से जागी थी। इस दुनिया में जो केवल भुलाई जा रही है, कुछ चीजें हैं जो फीकी नहीं पड़ती। तोरू निश्चित रूप से मुझ में मौजूद है, और अगर कभी इस दुनिया से प्यार भुला भी दिया जाए या गायब हो जाए, पर मेरा दिल तुम्हें हमेशा इस कोरे कैनवस में बनाता रहेगा। इसी के साथ ये खूबसूरत कहानी भी यही खत्म हो जाती है। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको भी मेरी तरह कोरियन वेब सीरीज पसंद है तो मेरे दूसरे चैनल के ड्रामा ट्राइब को पक्के से सब्सक्राइब कर ले, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। फिर मिलते हैं अगली कहानी के साथ, तब तक सुनते रहिए, सुनाते रहिए मूवीज ट्राइब। टेक केयर फ्रेंड्स, बाय बाय।